जैसे ही लक्की ने उन लोगों के साथ आने के लिए हाँ कहा, कोयल तुरंत उसके पास गई और उसके हाथों में अपना बैग थमाते हुए कहा, थैंक यू सो मच लक्की, तुम सच में ना बहुत अच्छे इंसान हो। लक्की देख पा रहा था कि वो ढोंग कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल ने उसके कंधे पर अपना बैग टांग दिया और घूमकर प्रशांत के पास आ गई। उसकी हंसी से ही लक्की और बाकी के लोग समझ गए थे कि उसने लक्की को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, और अगर उसने यहीं से अगर इस चीज की शुरुआत कर दी थी तो फिर आगे क्या होने वाला था, इस चीज का तो भगवान ही मालिक था। अमित और रोशनी दोनों उसके इस बिहेवियर को देखकर चिढ़ गए थे। उधर लक्की उसकी इस हरकत से उतना नाराज नहीं हुआ था जितना बाकी लोग हो गए थे। वैसे उसके नाराज ना होने के पीछे का कारण भी वो खुद ही था। उसका दिल मोम का था और वो बहुत ही जल्दी पिघल जाता था। ऐसे में उसके पिघलने के पीछे का दोष वो किसी और को चाहकर भी नहीं दे सकता था। उसे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कोयल ने अपने बिहेवियर को बदल लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रशांत के प्यार ने उसे बदल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कोयल तो कोयल ही थी, पर अब क्योंकि लक्की ने हां कर दी थी तो उसके पास ना करने के पीछे का कोई कारण ही नहीं था। कोयल तुम कितनी स्मार्ट हो ना यार, अम्यूजमेंट पार्क में हम खेल खेल कर थक जाते, इसलिए तुम जानबूझकर अपने साथ ये लॉडेड बैग पैक करके लाई हो ना। प्रशांत ने कोयल के चेहरे पर से उसकी एक लट को हटाते हुए कहा। कोयल भी अपनी ही तारीफ सुनकर ऐसे खुश हुई जैसे सालों बाद किसी लड़के ने उसकी तारीफ की हो। कोयल की बात सुनते ही प्रशांत ने भी अपना बैग उठाया और लक्की की दिशा में बढ़ने लगा। भाई सुनो, ये भी रख लो। लक्की ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ अपनी गुस्से भरी आंखों से प्रशांत को घूरने लगा। लक्की कोयल का बैग उठाने में उसकी मदद कर सकता था। वैसे भी एक लड़की का बैग उठाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रशांत तो एक लड़का था, लंबा चौड़ा, मोटा, तगड़ा। ऐसे में उसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए था। वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं लग रहा था, हट्टा कट्टा नौजवान था और अपना बैग खुद उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसने बेशर्मों की तरह अपना बैग भी लक्की की ओर बढ़ा दिया था। लेकिन उसे क्या लग रहा था? लक्की के पास दिमाग नहीं था। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है प्रशांत, लक्की ने कहा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए प्रशांत, जो कि उससे बड़ी उम्मीदों से बैग देने के लिए आया था। लक्की के मुंह से यह सुनते ही उसका मुंह उतर गया और अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। अमित और रोशनी भी प्रशांत की इस हरकत के लिए उसे घूर कर देख रहे थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया और लक्की को गालियां देते हुए वहां से निकल आया। अरे छोड़ो ना, ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे जरा सी प्यार से बात क्या कर लो, ये अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कोयल ने प्रशांत को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रशांत ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और दोनों चाय की दुकान से बाहर आने लगे। रोशनी, अमित और लक्की उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो लोग उस दुकान के दरवाजे से बाहर निकले, अचानक कोयल के सामने कुछ लड़के गुजर गए। वो हंसे जा रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। कोयल की उनमें से ही एक लड़के पर नजर जा टिकी थी। वो उसे गुस्से से देख रही थी और मन ही मन उसे ढेर सारी गालियां दे रही थी। गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है, कोयल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि वो सिर्फ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी आवाज को आस-पास के लोगों ने भी सुन लिया था। जैसे ही कोयल के मुंह से ये शब्द निकले, बाकी के लड़कों ने पीछे मुड़कर उसे देखा और घूरने लगे। कोयल की नजर उन सब में से उस लड़के पर जा टिकी जो उनमें सबसे लंबा था। वो उसे गुस्से से देखे जा रही थी। कोयल, क्या हो गया? प्रशांत ने कोयल को इस तरह से उस लड़के को देखते हुए पूछा। यही है मोहित रायजादा, हमारे घर पर उस दिन जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो इसी की वजह से हुई थी। कोयल के मुंह से ये शब्द निकले और साथ ही वो कड़वाहट भी, जिससे वो मोहित को देख रही थी। उधर मोहित के साथ जो बाकी के लड़के खड़े थे, वो कोयल को ऐसे मोहित की ओर घूरते हुए देख रहे थे। मोहित रायजादा के परिवार के बारे में यहां का बच्चा बच्चा जानता था। दिल्ली में उसका रौब था। ऐसे में कोई मोहित को ऐसे घूर कर देख ले कि उसके साथ चल रहे लड़कों को मंजूर नहीं था, और इसी बात के लिए वो कोयल को सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, मोहित ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। लेकिन मोहित भाई, एक लड़के ने मोहित की ओर देखते हुए कहा, तो उसने उस लड़के को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उस वक्त मोहित अंदर से थर थर कांप रहा था। वो कोयल को अपने सामने खड़ा देखकर डर रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि अगर उसका बाप एक फोन करेगा तो कोयल के पिता अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी उनके होटल में आ जाएंगे, लेकिन उसे मालूम नहीं था
कि कोयल के पिता चेतन मित्तल को अपने डिफेंस के लिए बुला लेंगे। भले ही दिल्ली में लॉयन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन वो भी ट्रेड यूनियन के अंदर ही आता था। अब ऐसे में मोहित और उसके पिता कोयल के पिता को सबक सिखाने के लिए निकले थे, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया था। मोहित और उसके पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी, इसलिए तभी से दोनों बाप बेटे कोयल के परिवार से खौफ खाने लगे थे। इधर मोहित ने जब कोयल को देखा तो वो इन्हीं सब ख्यालों के साथ उसके पास गया। उस लंबे चौड़े आदमी ने कोयल के सामने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, मुझे माफ कर देना बहन, आखिरी बार जब हम मिले थे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाया था और तुमसे टकरा गया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे दोस्तों से भी माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना बहन। मोहित को इस तरह से कोयल के सामने झुकता देख जो लोग उसके साथ चल रहे थे, उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए। उन्होंने कभी मोहित को इस जुबान में किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कोयल ने अपने दोनों हाथों को बांधा और गर्व के साथ गर्दन तान कर मोहित के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ वो मोहित से बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुम और तुम्हारे पिता अगर माफी मांग लेंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा? तुम्हें आसानी से जाने थोड़ी दिया जाएगा। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, तुम मेरे सामने भी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, समझे तुम? ये सुनते ही मोहित के होंठ भी खुले के खुले रह गए थे। उसने जो सुना उसके बाद तो उसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और वो कोयल के सामने नहीं बैठना चाहता था, लेकिन बैठे बिना उसके पास और कोई चारा नहीं था। काफी सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और वहां जमा भी हो गए थे। मोहित उनके सामने नीचे बैठने में शर्मा रहा था। उसे लग रहा था कि इस इलाके में जो उसका खौफ था वो एक ही झटके में खत्म हो जाने वाला था। फिर भी उसके पास कोयल ने जो कहा उसे करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठ गया। बाकी के लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने अपने चक्कर खाते सिर को अपनी हथेली से पकड़ लिया था। ये सब हो क्या रहा है यार? सबके मन में बस यही सवाल था। लॉयन ग्रुप का वारिस इस लड़की के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को उस लड़की से डर क्यों लग रहा था। इधर कोयल के दिल में गुस्सा और बढ़ गया था। कोयल, अब बस बहुत हो गया यार, अब उसे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ना, यहां सब लोग देख रहे हैं, प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा। मोहित को इस तरह से उसके घुटनों पर बैठा देख प्रशांत भी काफी घबरा गया था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोयल उसके दम पर फिर से कोई डींग ना हाँक दे। अगर उसका पर्दाफाश हो गया तो लेने के देने पड़ने वाले थे, इसलिए प्रशांत वहां से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे, इतनी भी जल्दी क्या है प्रशांत? इस आदमी ने हमें कितना परेशान किया है, तुम्हें मालूम है? मैं इसकी वजह से ना पूरे दिन ट्रॉमा में रही हूं। मेरे पापा को इसकी वजह से डेड चिट मिले हैं और तुम चाह रहे हो कि मैं इस आदमी को ऐसे ही अपने हाथ से चले जाने दूं। मैं इसे ना इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, तुम एक काम करो, इसके गाल पर ना तुम एक जोरदार थप्पड़ लगाओ, कोयल ने प्रशांत से हड़बड़ाते हुए कहा। क्या कह रही हो? प्रशांत ने चौंकते हुए पूछा। लगाओ, कोयल ने कहा। अरे, उसकी क्या जरूरत है कोयल, इसकी आंखों में देखो ना, पश्चाताप दिख रहा है। अब क्यों बेकार ऐसे लोगों के मुंह लगना यार? प्रशांत ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। नहीं, कहाँ ना लगाओ मतलब लगाओ। कोयल तो अपनी जिद पर ही अड़ गई थी। प्रशांत को लग रहा था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसके हाथ कांप रहे थे और वो डरते हुए मोहित को देख रहा था। अरे, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है यार? हमारा चेतन मित्तल के साथ उठना बैठना है, डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा। अगर हमने इससे एक आध थप्पड़ भी लगा दिया ना तो भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोयल ने प्रशांत को समझाते हुए कहा। प्रशांत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसके पास कोयल की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपना दिल मजबूत किया और फिर मोहित की ओर बढ़ गया। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और कसकर मोहित के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। मोहित ने भी थप्पड़ को ऐसे खाया जैसे वो थप्पड़ नहीं प्रसाद था। बहुत बढ़िया, कोयल ने खुशी के मारे उछलते हुए कहा। वो भी मोहित की ओर बढ़ी और उसने भी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चलो जान, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। अब इसकी वजह से हम अपना मजा थोड़ी खराब करेंगे, चलो, कोयल ने कहा
और प्रशांत के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ गई। उसके बीच ये अमित, रोशनी और लक्की भी चल रहे थे। जैसे ही लक्की ने कोयल को ये करते हुए देखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो जाते जाते मोहित की ओर देख रहा था और आज पहली बार उसे मोहित के ऊपर तरस आ रहा था। कोयल ने उसके साथ जो किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। और बहती गंगा में प्रशांत ने भी अपने हाथ धो लिए थे। उसके बाद तो लक्की को लगा कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इनकी मदद करने के लिए ना अब नहीं आने वाला हूं। पागल हैं एक नंबर के ये लोग, लक्की ने अपने आप से कहा। उसे मालूम था कि वो जैसा कर रहे थे एक ना एक दिन उन्हें वैसा ही भुगतना पड़ सकता था। इधर मोहित, जो कि उनके जाने तक घुटनों के बल ही बैठा हुआ था, वो उनके जाने के बाद खड़ा हुआ और उसने कोयल और प्रशांत को गुस्से से देखा। तुम दोनों ना तो बस देखते जाओ अब, उसने अपने आप से कहा और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। इधर थोड़ी दूर जाने के बाद लक्की और बाकी के लोगों ने गाड़ी बुला ली और वो सब लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते कोयल प्रशांत की ही तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। जिस तरह से प्रशांत ने मोहित को पहला थप्पड़ लगाया था, वो उसकी बड़ाइयां करते ही नहीं थक रही थी। कोई लड़की अपने लिए ऐसा ही तो बॉयफ्रेंड चाहती है जो किसी भी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा हो सके, जो किसी भी प्रॉब्लम में उसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर कल को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को ही फोन करेगी। और मैं तो कहती हूं कि जो लड़के कमजोर हैं और गरीब हैं वो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई लड़की उनको भाव भी दे सकती है। उन्हें बंदी से भाव लेने की जगह पैसे कमाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर पैसा हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और कोई भी बंदी ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में थोड़ी आएगी जिसके पास पैसा ही ना हो। भाई, हम कोई आपके साथ सूखी रोटी कच्चा प्याज खाने के लिए थोड़ी आए हैं। और अपनी ही बात पर हंसने लगी। जितना ज्यादा वो बोले जा रही थी उतना प्रशांत का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर लक्की को उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो मन ही मन प्रशांत का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि प्रशांत उस काम का क्रेडिट खा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे में वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रशांत के दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। उधर अम्यूजमेंट पार्क में दिन भर मौज मस्ती करने के बाद जब शाम को कोयल सबको अपनी तरफ से फिल्म दिखाने के लिए ले जाने लगी, तभी उसका फोन बजा। हेलो, कोयल ने फोन उठाते हुए कहा। कोयल, तुम जहां भी जा रही हो ना, वहां से चुपचाप अभी के अभी घर चली जाओ। मैं अभी मोहित रायजादा के पिता क्रांति रायजादा से मिलने जा रहा हूं और मुझे ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। फोन पर कोयल के पिता की आवाज आई। उनके मुंह से ये बात सुनते ही कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? कोयल अपने ही किए की वजह से किस मुसीबत में फंसने वाली थी? क्रांति रायजादा अब की बार उसके साथ क्या करने वाला था?